हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे थे। अभी तक हमने एलिमेंटल पॉल्यूशन देखा वाटर में पर्टिकुलरली। आज हम हैवी मेटल्स का जो पॉल्यूशन है वाटर में उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। खासतौर पे हम कैडमियम, जिंक, लेड, मर्क्यूरी की बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले हम बात करते हैं कैडमियम और जिंक। ये दोनों एक ही प्रकार से लगभग व्यवहार करते हैं, इसलिए हम इनको साथ में लेके चलेंगे। तो कैडमियम और जिंक जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, माइनिंग वेस्ट से पैदा हो सकता है। इनका मेटल प्लेटिंग में कैडमियम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसा मैंने आपको बताया, कैडमियम जिंक से काफ़ी सिमिलर है एक्शन के मामले में। इस कारण और व्यवहार के मामले में भी, पाए जाने के मामले में भी। तो इस कारण ये जो दोनों मेटल हैं वो लगभग एक साथ ही एक ही तरह से जियोकेमिकल प्रोसेसेस में सम्मिलित होते हैं। जल में अगर हम देखें तो दोनों ही मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। इन दोनों में से जो कैडमियम है वो ज़्यादा हानिकारक है। उसकी पॉइजनिंग ह्यूमन में देखने को मिलती है, काफ़ी सीरियस ये हो सकता है। खासतौर पे इसलिए क्योंकि ये एंजाइम्स में जिंक को रिप्लेस आसानी से कर देता है। तो इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज, टेस्टिकुलर टिश्यू का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, कैडमियम जिंक को कुछ एंजाइम में रिप्लेस कर देता है। इस कारण से ये एंजाइम के जो स्टीरियो स्ट्रक्चर है उसको अल्टर कर देता है और उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है, उसको इम्पेयर कर देता है। ये दोनों ही कैडमियम एंड जिंक ये कॉमन वाटर एज वेल एज सेडिमेंट पॉल्यूटेंट्स हैं। खासतौर पे जो बंदरगाह होते हैं वहां पर, जिनके आसपास इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन होता है। तो ऐसे बंदरगाहों के आसपास जहाँ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है वहाँ इसकी कंसंट्रेशन जो है 100 ppm से ज़्यादा भी पहुंच जाती है। तो जो कैडमियम है, ऐसा देखा गया है कि इन हार्बर्स में, इन बंदरगाहों पे समर के दौरान, समर सीजन के दौरान जब शांत होता है समुद्र, जब जल स्थिर होता है, तो जो एनोरेबिक बॉटम लेयर है इस बंदरगाह के पानी की, उसमें कम सॉल्यूबल कैडमियम कंसंट्रेशन होती है। क्योंकि जो माइक्रोबियल रिडक्शन है सल्फेट का, उसके कारण सल्फाइड प्रोड्यूस होते हैं जो कैडमियम को प्रिसिपिटेट कर देते हैं इनसॉल्युबल कैडमियम सल्फाइड के रूप में। लेकिन जब उस खाड़ी का जो वाटर है जो उस हार्बर के बाहर है, और जब हाई विंड्स आती हैं ड्यूरिंग विंटर में, उनकी दोनों की मिक्सिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में कैडमियम का डिसॉर्प्शन हो जाता है हार्बर सेडिमेंट से बाय एरोबिक वे वाटर। और इस कारण से जो डिसॉल्व्ड कैडमियम है ये खाड़ी में पहुंच जाता है, जहां पर ये अगेन सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अगेन ये वापस से खाड़ी के सेडिमेंट का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे एक हैवी मेटल कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन शो करता है हाइड्रोलिक, केमिकल सॉल्यूशन, सॉलिड, माइक्रोबियल फैक्टर्स के बीच में। इनके इंटरेक्शन से किस तरीके से पॉल्यूटेंट का ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक्वेटिक सिस्टम में, इसको हम बहुत आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा जो काफी हानिकारक
हैवी मेटल पॉल्यूशन है वो लेड के कारण होता है। जो इनऑर्गेनिक लेड है वो कई सारी इंडस्ट्रियल और माइनिंग सोर्सेज से वाटर में आ सकता है, जिसकी +2 ऑर्गेनिक स्टेट ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेड इसके अलावा जो लेडेड गैसोलीन होते हैं, पेट्रोल डीजल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उनके से भी प्राप्त होता है, जो कि एक मेजर सोर्स है एटमॉस्फेरिक और टेरेस्ट्रियल लेड पॉल्यूशन का। हालांकि इसका आजकल उपयोग कम होता जा रहा है अनलेडेड पेट्रोल आने के बाद में, डीजल आने के बाद में। इसके अलावा प्राकृतिक अगर हम लेड का सोर्स देखें तो वो है लेड बियरिंग लाइमस्टोन और गेलेना, जो प्राकृतिक रूप से कुछ स्थानों पर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लेड के कारण एक्यूट जो लेड पॉइजनिंग होती है उससे सीवियर किडनी डिस्फंक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्फंक्शनिंग, लिवर डिस्फंक्शनिंग, ब्रेन और सीएनएस पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ता है। कुछ स्थितियों में इससे डेथ भी हो सकती है। अगर बच्चों की बात करें तो लेड जो पॉइजनिंग है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो हो रहा है, उसके कारण बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। माइल्ड लेड पॉइजनिंग के कारण अनीमिया होता है और जो विक्टिम है उसको हेडेक, सोर मसल्स, फटीग ये महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा एक और जो हैवी मेटल है जिसका पॉल्यूशन काफी देखने को मिलता है कई बार वाटर में, वो है मरकरी। मरकरी कई फॉर्म्स में हाईली टॉक्सिक होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया के जरिए ये इजीली मिथाइलेटेड फॉर्म में मोबिलाइज हो जाता है और साथ ही साथ कई इससे रिलेटेड पॉल्यूशन के कंसर्न्स भी हैं, जिसके कारण ये हैवी मेटल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई मिनरल्स में ये ट्रेस अमाउंट में मौजूद होता है, कोल में भी ये मौजूद होता है, लिग्नाइट में भी ये कुछ मात्रा में मौजूद हो सकता है। तो जो मेटेलिक मरकरी है वो भी इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक जनरेटर्स के लिए, क्लोरीन गैस के लिए। साथ ही साथ लेबोरेटरी वैक्यूम एपरेटस के अंदर भी मरकरी का यूज होता है। अदर अप्लायंसेस एप्लीकेशंस लाइक थर्मोमीटर में भी मरकरी का यूज होता है। इसके अलावा कई सारे पेस्टिसाइड्स में, पर्टिकुलरली जो फंजीसाइड्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक मरकरी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मरकरी है क्योंकि कई अलग अलग प्रकार के सोर्स से इन्वायरमेंट में पहुंच सकता है। हर एक से जो पहुंच रहा है वो कुछ मात्रा में पहुंच रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये काफी बड़ी मात्रा में पहुंच जाता है। और इसके जो स्रोत हो सकते हैं, कई तरह के स्रोत हो सकते हैं, लाइक डिस्कार्डेड लेबोरेटरी केमिकल्स, बैटरीज, ब्रोकन थर्मोमीटर, अमलगम टूथ फिलिंग हो सकती है, लॉन फंजीसाइड जो पहले भी यूज किए जाते थे, आजकल कम हो गया इनका यूज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आदि बहुत सारी चीजें। तो इसी अगर हम टॉक्सिसिटी का उदाहरण देखें कि कितना खतरनाक है, तो हमें मिनमाटा, आपको ध्यान होगा इससे होने वाली डिजीज को मिनमाटा डिजीज कहते हैं। तो ये उसी इंसिडेंस की बात कर रहे हैं कि अगर हम टॉक्सिसिटी मरकरी के देखें तो इसका जो विवरण है हमें मिनमाटा बे एरिया जो जापान में है, उसमें 1953 से 1960 के बीच में जो हादसा हुआ है, या हम ये कहें जो स्थिति देखने को मिली है, वो है इस ड्यूरेशन में टोटल 111 केसेस मर्क्यूरी पॉइजनिंग के पाए गए और 43 डेथ्स इसके कारण रिपोर्ट हुई हैं उन लोगों में जो कि सी फूड का कंजप्शन करते थे इसी मिनमाटा बे एरिया से, जो कि मर्करी वेस्ट से कंटामिनेटेड था। और ये मर्करी जो वेस्ट है वो एक केमिकल प्लांट से आता था जो कि मिनमाटा बे में ड्रेन होता था। तो ये देखा गया कि इस मर्करी के जो टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उसमें न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इरिटेबिलिटी,
पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, इंसैनिटी, क्रोमोसोम ब्रेकेज, डेथ, बर्थ डिफेक्ट जैसी चीजें भी शामिल थी। माइल्डर केस में देखा गया कि इसके कारण डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी जैसे साइकोपैथोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलप हो रहे थे। तो क्योंकि ये साइकोपैथोलॉजिकल कैरेक्टर काफी हद तक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर का हल्का सा डेविएशन दिखा रहे हैं, उससे रिजेम्बलेंस दिखा रहे हैं, तो इस कारण ये जो माइल्ड केसेस थे ये कई सारे डिटेक्ट होने से बच भी गए थे। हालांकि मरकरी की कुछ जो फॉर्म्स होती हैं वो नॉन टॉक्सिक भी होती हैं और पहले जिन उनका उपयोग मेडिसिन में भी किया जाता था, खासतौर पे सिफिलिस के ट्रीटमेंट में। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मरकरी के वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो ये मरकरी की हम बात करें। नेक्स्ट टर्न पर हम ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, रेडियो न्यूक्लियोटाइड पॉल्यूशन की बात करेंगे। इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।